देखो टाइटल देखते हैं, लेस टैक्सिंग। तो ये जो पहला शब्द आया है टैक्सिंग, इस टैक्सिंग का मतलब होता है कुछ ऐसा जो कि बहुत डिफ़िकल्ट हो, जिसके लिए आपको बहुत ज़्यादा प्रयास करना पड़े। तो लेस टैक्सिंग यानी कि जो चीज़ डिफ़िकल्ट थी उसको कम डिफ़िकल्ट बनाया गया है। पहले क्या होता था, जैसे बैंकिंग एग्ज़ाम है या फिर एसएससी के द्वारा जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराए जाते हैं या फिर रेलवे के द्वारा जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराए जाते हैं, ये अपने टेस्ट लेते थे, प्री टेस्ट कंडक्ट करते थे डिफरेंट डिफरेंट। अब हमने क्या किया है कि अब कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा इन सभी एग्ज़ाम्स के लिए, यानी कि चाहे आपकी बैंकिंग हो, चाहे एसएससी हो, चाहे रेलवे एग्ज़ाम हो, इन सभी के लिए एक कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा। यानी कि प्री एग्ज़ाम नहीं होगा, उसकी जगह कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा। इसमें आपके जो मार्क्स आएंगे वे जो है 3 साल के लिए जो है वैलिड रहेंगे। इसके अलावा आप दोबारा से सीईटी देकर अपनी परफॉर्मेंस को सुधार सकते हो। तो इसी संबंध में हम इस एडिटोरियल में चर्चा करने वाले हैं कि भाई यह जो एक तरीके से नया सुधार हमने किया है, तो इसके जो है क्या पॉजिटिव पॉइंट्स रहेंगे, क्या नेगेटिव पॉइंट्स रहेंगे। ए स्टैंडर्डाइज्ड रिक्रूटमेंट टेस्ट इज एन एडवांस्ड। ए स्टैंडर्डाइज की मतलब कि एक तरीके से आप बोलते हैं ना कि हाँ भाई ये स्टैंडर्ड है, यानी कि यह मानक के अनुरूप है। रिक्रूटमेंट यानी भर्ती करना, टेस्ट इज एन एडवांस है ना, तो ये मतलब एक आगे बढ़ने वाली बात है, एक अच्छी बात है। इससे लगता है कि भाई हम आगे बढ़ रहे हैं। बट मोर जॉब्स आर नीडेड। लेकिन एडिटोरियल बात करता है कि भाई जो जॉब्स यानी कि गवर्नमेंट के द्वारा जो जॉब्स प्रदान की जा रही है ना, उन जॉब्स में कमी है। तो बट मोर जॉब्स आर नीडेड, तो जॉब्स जो है उनको और ज़्यादा बढ़ाया जाना चाहिए ना, और अधिक जॉब्स की हमें आवश्यकता है। आगे देखते हैं। द यूनियन कैबिनेट्स डिसीजन। तो क्या डिसीजन लिया गया है यूनियन कैबिनेट के द्वारा? टू क्रिएट ए नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, कि भाई एक नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी को जो है क्रिएट किया जाएगा, उसका निर्माण किया जाएगा। टू कंडक्ट आयोजित कराने के लिए ए स्क्रीनिंग एग्जामिनेशन फॉर नॉन गैजेटेड जॉब्स, कि भाई जो भी नॉन गैजेटेड जॉब्स होती हैं उन नॉन गैजेटेड जॉब्स को, उन नॉन गैजेटेड जॉब्स में लोगों की भर्ती करने के लिए जो है एक स्क्रीनिंग एग्जामिनेशन। स्क्रीनिंग एग्जामिनेशन को आप एक तरीके से समझ सकते हो कि एक प्री एग्जाम है। एलिमिनेटिंग समाप्त करते हुए द नीड फॉर कैंडिडेट्स टू टेक सेपरेट का मतलब है अलग, है ना, सेपरेट एग्जामिनेशन का मतलब है अलग अलग एग्जाम ऑफ द रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एंड इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन, IBPS है ना। पर्सनल का मतलब होता है कर्मचारी। तो ये जो डिसीजन लिया गया है, अब ये जो इज आया है ना, ये इज आया है डिसीजन के लिए, कि यह जो डिसीजन है इज ए वेलकम एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म का मतलब होता है सुधार, मेजर का मतलब है उपाय, कि भाई ये बहुत ही अच्छा एक प्रशासनिक सुधार है, एक बहुत ही अच्छा उपाय हमने किया है प्रशासनिक दृष्टि से अगर हम देखें तो। कि भाई हमने क्या किया है कि पहले क्या होते थे कि ये जो भी कैंडिडेट्स हैं इनको अलग अलग एग्ज़ाम देनी पड़ती थी। रेलवे के लिए अलग एग्ज़ाम है, एसएससी के लिए आपको अलग एग्ज़ाम देनी है, IBPS के लिए आपको अलग जो है एग्ज़ाम देनी है। तो अब इन सब के लिए एक कॉमन स्क्रीनिंग टेस्ट कंडक्ट कराया जाएगा नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी के माध्यम से। आगे देखते हैं। फॉर सम ईयर्स नाउ, अब तक जो है पिछले कई सालों से हम क्या देख रहे थे, द रेलवेज हैव बीन यूजिंग कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर इन प्रोजेक्ट्स एंड सर्विसेज, कि भाई रेलवे डिपार्टमेंट में जो भी प्रोजेक्ट होते हैं या उसकी जो भी सर्विसेज है उसमें रेलवे क्या कर रहा था, कॉन्ट्रैक्ट बेस पर जो है लेबर ले रहा था, है ना, कॉन्ट्रैक्ट बेस पर जो है लोगों को भर्ती कर रहा था, है ना, ये देखने को हमें मिल रहा था। बट लेकिन द गवर्नमेंट सिस्टम रिमेन्स अ मेजर रिक्रूटर, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट सिस्टम कि हमारा जो सरकारी तंत्र है वह ही एक बना हुआ है, क्या बना हुआ है, ए मेजर रिक्रूटर। मतलब मेजर का मतलब है बड़ा, रिक्रूटर मतलब है भर्ती करने वाला। कि ठीक है रेलवे अपनी सर्विसेज में या अपने प्रोजेक्ट में कॉन्ट्रैक्ट लेबर पर जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पर जो है लोगों को भर्ती ले रहा था, लेकिन फिर भी सरकारी जो तंत्र है वह सरकारी तंत्र ही लोगों की भर्ती करने के लिए एक तरीके से आप कह सकते हो कि एक तरीके से वह ही एक तरीके से मेजर है। इन मार्च दिस ईयर, मार्च इसी साल के दौरान हमें क्या देखने को मिला, रेलवे मिनिस्टर पीयूष गोयल टोल्ड पार्लियामेंट, रेलवे मिनिस्टर पीयूष गोयल ने संसद को बताया दैट फॉर एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशंस फॉर ग्रुप C एम्प्लॉयज इन द मिनिस्ट्री वर इशूड इन 2020।
2019 फॉर 1.3 लाख पोस्ट। अब देखो क्या हुआ था कि ये जो हमारे रेलवे मिनिस्टर है ना पीयूष गोयल ने, उन्होंने संसद को इस साल मार्च के महीने में ये बताया था कि भाई हमने क्या किए थे, रेलवे डिपार्टमेंट में ग्रुप सी कर्मचारियों की भर्ती के लिए 4 नोटिफिकेशंस जारी किए थे ना, इन द मिनिस्ट्री वर इशूड इन 2019, यानी कि 2019 में 4 नोटिफिकेशन जारी किए गए थे, जिसके तहत 1.43 लाख पोस्ट के बारे में कहा गया था। इतने लोगों की भर्ती करने की बात कही गई थी। बिसाइड्स का मतलब है के अलावा। ए सिमिलर नंबर सिलेक्टेड द प्रीवियस ईयर। बिसाइड्स, इसके अलावा ए सिमिलर नंबर, यानी कि लगभग 1.43 लाख लोग जो हैं सिलेक्टेड द प्रीवियस ईयर, इतने लोगों की भर्ती रेलवे में की गई पिछले साल। आगे देखते हैं। ओवरऑल अगर हम बात करें ना, कंप्लीटली अगर हम बात करें ओवरऑल, द पोस्ट कमिंग अंडर द एम्बिट का मतलब होता है क्षेत्र या फिर दायरा, है ना। ओवरऑल द पोस्ट कमिंग अंडर द एम्बिट ऑफ द प्रोपोज्ड NRA वुड कवर अबाउट 1.25 लाख जॉब्स ए ईयर। तो अगर हम कुल बात करें कि ये जो NRA है ना, ये जो हमारी नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी जो हमने बनाई है, तो यह मतलब कुल मिला के मतलब कितने पोस्ट की ये भर्ती करेगी, है ना, कितना इसका दायरा होगा कि लगभग हर साल 1.25 लाख जॉब्स NRA के द्वारा कवर की जाएंगी। विच टिपिकली अट्रैक्ट्स, है ना, टिपिकली मतलब खास करके अगर हम देखें, कैटेगोरिकली अगर हम देखें, विच टिपिकली अट्रैक्ट अबाउट 2.5 करोड़ एस्पिरेंट। एस्पिरेंट का मतलब क्या होता है? एस्पिरेंट का मतलब है एक तरीके से आप कह सकते हो उम्मीदवार, कैंडिडेट, है ना, जो कि कुछ पाना चाहता है, यानी कि यहाँ पे जॉब पाने वाले के लिए कहा गया है एस्पिरेंट, है ना। तो विच टिपिकली अट्रैक्ट अबाउट 2.5 करोड़ एस्पिरेंट, कि कुल मिला के NRA के द्वारा प्रत्येक वर्ष लगभग 1.25 लाख जॉब्स के लिए कैंडिडेट्स रिक्रूट किए जाएंगे, और इन कैंडिडेट्स में लगभग कितने उम्मीदवार भाग लेंगे? लगभग 2.5 करोड़ लोग जो है हर साल इन पदों के लिए एग्जाम्स देंगे। द गेन्स फ्रॉम अ सिंगल एग्जामिनेशन व्हेन ऑफर्ड एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल। द गेन्स का मतलब है फायदा, लाभ, फ्रॉम अ सिंगल एग्जामिनेशन, कि भाई ये जो सिंगल एग्जामिनेशन कंडक्ट कराएंगे हम, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट जब हम कंडक्ट कराएंगे, तो इसका फायदा क्या होगा, है ना। द गेन फ्रॉम ए सिंगल एग्जामिनेशन व्हेन ऑफर्ड, ऑफर का मतलब है एक तरीके से प्रस्तुत करना, है ना, ऑफर करना, व्हेन ऑफर्ड एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल, कि भाई जब यह कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट जिला लेवल पे आयोजित कराया जाएगा, इन द रीजनल लैंग्वेज, क्षेत्रीय भाषा में जब यह एग्जाम आयोजित कराया जाएगा, एज अपोज्ड टू, है ना, कि भाई विरोध में, तुलना में। अब देखो यहाँ पे अपोज का क्या मतलब है कि एक तरीके से यहाँ पे बात की जा रही है तुलना में, एक तरीके से विरोध में, एज अपोज टू अ मल्टीप्लिसिटी। मल्टीप्लिसिटी का मतलब है विविधता, ऑफ टेस्ट इन फार फ्यूअर लोकेशंस, कि अगर हम वर्तमान हालातों की बात करें तो वर्तमान हालातों में हमें क्या देखने को मिलता है कि भाई विभिन्न एग्जाम्स हैं, यानी कि SSC है, बैंक है, रेलवे है, तो उनके लिए जो है मल्टीपल टेस्ट कंडक्ट किए जाते हैं, और वे जो टेस्ट कंडक्ट होते हैं ना, इन फार फ्यूअर लोकेशंस, वो बहुत ही थोड़ी जगहों पर आयोजित किए जाते हैं वो एग्जाम, है ना। और कई बार जो है वो एग्जाम जो कंडक्ट होते हैं ना बहुत दूर लोकेशंस पे होते हैं ना, फार लोकेशंस पे होते हैं, आर सेल्फ एविडेंट। तो यानी कि इस कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के माध्यम से जो लाभ प्राप्त होंगे वे लाभ जो है स्वतः प्रमाणित हैं। सेल्फ एविडेंट का मतलब होता है स्वतः प्रमाणित, यानी कि अब जो क्या होगा, हर जिला लेवल पर एग्जाम्स कंडक्ट होंगे, इसके अलावा रीजनल लैंग्वेज में कंडक्ट होंगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी जो है एग्जाम्स में भाग ले सकेंगे, है ना, उनको जो है ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों को सहूलियत होगी। जबकि वर्तमान में क्या हो रहा था कि विविध तरह के टेस्ट उन्हें देने पड़ते थे, और जो है कई बार टेस्ट जो है बहुत दूर हो रहा है ना, लोकेशंस, यानी कि जो जगह है ना एग्जाम को कंडक्ट कराने की, वह जगह जो है मतलब विद्यार्थी के अनुकूल नहीं हुआ करती थी। तो ये फायदे तो बिल्कुल मिलेंगे ही, ये फायदे बिल्कुल स्वतः प्रमाणित हैं। आगे देखते हैं। कैंडिडेट्स वुड नो लॉन्गर हैव टू ट्रेवल टू अर्बन सेंटर, कि भाई जो भी उम्मीदवार हैं वुड नो लॉन्गर हैव टू ट्रेवल। यहाँ पे हैव टू का मतलब क्या होता है? हैव टू का प्रयोग करते हैं हम अर्जेंसी दिखाने के लिए, हैव टू ट्रेवल टू अर्बन सेंटर, कि भाई जो भी कैंडिडेट्स हैं उन्हें शहरी क्षेत्रों में ट्रेवल नहीं करना पड़ेगा। वुड नो लॉन्गर, अब इस बात की जरूरत नहीं रह जाएगी। वुड नो लॉन्गर का मतलब है कि भाई कैंडिडेट जो हैं उन्हें शहरी जो सेंटर, मतलब क्या होता है कि भाई सेंटर जो एग्जाम के सेंटर वो ज़्यादातर क्या है बड़ी बड़ी सिटी में आते हैं, तो अब
कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट कंडक्ट होने के माध्यम से इस बात की ज़रूरत नहीं रह जाएगी कि उम्मीदवार जो हैं अर्बन सेंटर्स यानी शहरी क्षेत्रों में जो है अपना एग्ज़ाम देने जाएं एट कंसिडरेबल एक्सपेंसेस। और जब ये उम्मीदवार शहरी क्षेत्रों में एग्ज़ाम सेंटर पर एग्ज़ाम देने जाते थे तो इनका काफ़ी खर्चा भी होता था। एक्सपेंस का मतलब है खर्चा, कंसिडरेबल मतलब काफ़ी, पर्याप्त, तो एक तरीके से उनको जो है काफ़ी खर्चा भी उठाना पड़ता था, तो वह भी बचेगा। एंड हार्डशिप, हार्डशिप का मतलब होता है मुश्किलें, कि भाई उन्हें काफ़ी मुश्किलें उठानी पड़ती थी, पैसा अलग खर्च होता था, एक तरीके से यात्रा करनी पड़ती थी, ट्रैवल करना पड़ता था, तो काफ़ी परेशानियाँ उठानी पड़ती थी, है ना, तो उसमें भी जो है कमी आएगी। एंड हार्डशिप टू टेक एन एम्प्लॉयमेंट टेस्ट, कि भाई ये जो रोजगार टेस्ट देने के लिए जो उनको परेशानी उठानी पड़ती थी ना, उस परेशानी में जो है काफ़ी कमी आएगी। अब देखो ये जो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा, अपॉर्चुनिटीज टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस, इसमें क्या होगा, विद्यार्थी को यह अवसर भी उपलब्ध रहेगा कि वह कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के माध्यम से जो उसका परफॉर्मेंस रहा है ना, उस परफॉर्मेंस को सुधार सके। अपॉर्चुनिटीज टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस है ना, तो इस टेस्ट में ये अवसर भी रहेंगे कि भाई आप एक बार दिया, दूसरी बार भी दे सकते हो, है ना, आप अपनी परफॉर्मेंस को सुधार सकते हो। तो अपॉर्चुनिटीज टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस, तो इसके अंतर्गत जो है क्या क्या प्रावधान किए गए हैं, अपॉर्चुनिटीज, अवसर उपलब्ध कराए गए हैं कि भाई आप जो है अपनी परफॉर्मेंस को सुधार सकते हो। सब्जेक्ट टू एज लिमिट, सब्जेक्ट टू का मतलब होता है अधीन होना, टू एज लिमिट्स, है ना, कि भाई ऐसा नहीं है कि भाई जैसे कि आपने एक बार अपना कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट दिया लेकिन अभी भी जो है आपके पास एज है, कहीं ऐसा ना हो कि आप जब दोबारा कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट देते हो तब आपकी एज ज़्यादा हो जाए, लेकिन अगर आपकी एज ज़्यादा नहीं हुई है तो आप जो है एज लिमिट, है ना, तो यही मतलब हुआ सब्जेक्ट टू एज लिमिट्स का मतलब, कि भाई अगर आपकी एज है तो आप जो है दोबारा दे सकते हो, एक बार फिर दे सकते हो, है ना, तो ये जो है अपॉर्चुनिटीज़ रखी गई हैं कि आप अपना परफॉर्मेंस सुधार सकते हो बशर्ते आप एज लिमिट्स के दायरे में आते हो। एंड ए 3 ईयर वैलिडिटी, अब CET के माध्यम से जो आपका परफॉर्मेंस होगा उसकी वैलिडिटी रहेगी 3 साल। एंड ए 3 ईयर वैलिडिटी फॉर स्कोर्स आर पॉजिटिव फीचर्स, तो एडिटोरियल बात करता है कि यह इस CET के कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, यह इस CET के कुछ पॉजिटिव फीचर्स हैं, कुछ इसके पॉजिटिव क्वालिटीज़ हैं। येट द लॉन्ग टर्म रिलेवेंस, रिलेवेंस का मतलब होता है कि भाई ये चीज़ कितनी रिलेवेंट है ना, ये चीज़ जो है कितनी संबंधित है ना, कितनी इसका औचित्य कितना है। बट येट द लॉन्ग टर्म रेलेवेंस ऑफ सच रिफॉर्म्स, रिफॉर्म्स का मतलब है सुधार, विल डिपेंड ऑन द कमिटमेंट ऑफ गवर्नमेंट्स, तो एडिटोरियल बात करता है कि ठीक है इसमें बहुत ही अच्छी अच्छी बातें रखी गई हैं, लेकिन फिर भी ये जो अच्छी बातें हैं ना, इनकी उपयुक्तता, इनकी संगतता जो है, ये जो सुधार हमने किए हैं, ये सुधार जो है कितने कारगर साबित होते हैं, ये इस बात पर डिपेंड करेगा, डिपेंड ऑन, ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि सरकार कितनी प्रतिबद्धता दिखाती है। कमिटमेंट का मतलब होता है प्रतिबद्धता, कमिटमेंट ऑफ गवर्नमेंट्स टू रेज द लेवल, रेज का मतलब होता है उठाना, द लेवल ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, कि भाई सरकार जो है पब्लिक एम्प्लॉयमेंट है ना, इसके लेवल को कितना उठाती है। एंड एक्सपेंड का मतलब होता है विस्तार करना और ज़्यादा फैलाना, एंड एक्सपेंड सर्विसेज टू द पब्लिक, और सरकार जो है ये जो गवर्नमेंट सर्विसेज हैं इनमें जो है कितना विस्तार करती है ना। बोथ ऑफ विच आर लो इन इंडिया, दोनों की दोनों चीज़ें वर्तमान में अभी इंडिया में लो है। कुल मिला के हम अगर बात करें कि भाई ये जो लेवल है ना पब्लिक एम्प्लॉयमेंट का, ये लेवल भी भारत में लो है। इसके अलावा ये जो एक तरीके से सर्विसेज हैं, यानी कि एक तरीके से आप कह सकते हो कि गवर्नमेंट जॉब्स जो है ना वो बहुत ही कम है, तो इनको जो है और ऊपर उठाने की जरूरत है ना। बोथ ऑफ विच आर लो इन इंडिया, तो सरकार कितनी प्रतिबद्धता दिखाती है ना, कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पब्लिक एम्प्लॉयमेंट मिल सके, है ना, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट का जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक विस्तार हो सके। तो इन सारे सुधारों का फायदा तभी हमें देखने को मिलेगा जब सरकार अपनी प्रतिबद्धता जाहिर करती है। While announcing the proposal for the recruitment agency in her budget speech earlier, earlier का मतलब है पूर्व में, दिस ईयर, मतलब इस ईयर के पूर्व, इस ईयर की शुरुआत में हमें क्या देखने को मिला, while announcing, घोषणा करते हुए, while announcing का मतलब है जबकि घोषणा करते हुए, proposal का मतलब है प्रस्ताव, for the recruitment agency, कि भाई इस प्रस्ताव की, ये जो बजट इस साल, ये जो फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण है, इस साल इन्होंने जो बजट पेश किया था ना, उस बजट के दौरान इस बात का प्रस्ताव रखा गया था कि भाई हाँ एक रिक्रूटमेंट एजेंसी हम जो है लेके आएंगे, इस बात को कहा गया था। उसी दौरान जो है मिस निर्मला सीतारमण ने इस बात को भी कहा था, सेड द NRA, कि भाई ये जो नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी होगी वुड बी एन इंडिपेंडेंट, यह एजेंसी एक स्वतंत्र एजेंसी होगी, प्रोफेशनल,
प्रोफेशनल का मतलब होता है कि जब आप अपने प्रोफेशन में एक्सपर्ट होते हो, पेशेवर, कि भाई यह एजेंसी जो है बिल्कुल एकदम पेशेवर लोगों से मिलके बनी होगी, यानी कि इसमें बिल्कुल एक्सपर्ट लोग होंगे, ये एजेंसी बिल्कुल स्वतंत्र होगी, एक स्पेशलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की तरह ये एजेंसी काम करेगी। There would also be an emphasis on creating advanced online testing infrastructure in 117 aspirational district। अब देखो एडिटोरियल और क्या बात करता है कि there would also be an emphasis, इस बात पर भी जोर रहेगा। emphasis on का मतलब है, emphasis का मतलब है इस बात पर जोर देना, है ना। emphasis के साथ हम on प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं, भाई इस बात पर भी जो है जोर दिया जाएगा, इस बात पर भी जोर रहेगा। on creating एडवांस्ड ऑनलाइन टेस्टिंग, कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा ऑनलाइन टेस्टिंग हम कंडक्ट करा सकें, लेकिन ऑनलाइन टेस्ट कंडक्ट कराने के लिए हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होना चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है? आधारभूत ढांचा, यानी कि हमारे पास जो है पर्याप्त जगह होनी चाहिए और पर्याप्त कंप्यूटर होने चाहिए जिनके माध्यम से हम जो है ऑनलाइन टेस्ट कंडक्ट करा सकें, है ना। तो ये जो 117 डिस्ट्रिक्ट है ना जिनमें कि हम एग्जाम कंडक्ट कराएंगे, एस्पायरेशनल, एस्पायरेशनल का मतलब है कि जो एस्पिरेंट हैं वे इन एग्जाम्स में बैठ के अपने एग्जाम देंगे ना, तो उस ढांचे को मजबूत किए जाने की जरूरत है कि बिना किसी परेशानी के ऑनलाइन एग्जाम जो है उसे कंडक्ट कराया जा सके। उसके लिए आधारभूत ढांचे को मजबूत किए जाने की जरूरत है कि भाई हमारे पास जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है एक तरीके से कंप्यूटर होने चाहिए। मैनी ऑफ विच आर इन स्टेट्स with low social development indices, many of which are in states, कि भाई ये जो ज़्यादातर जो ज़िले हैं ना, ये ऐसे राज्यों में आते हैं, ज़्यादातर ज़िले हैं ना जिन ज़िलों में हम एग्ज़ाम कंडक्ट कराएंगे जहाँ पर कि विथ लो सोशल डेवलपमेंट की इंडाइसेस, इंडाइसेस का मतलब होता है एक तरीके से इंडिकेटर, सूचकांक, है ना। कि भाई ऐसे ज़्यादातर ज़िले जो है ना वो ऐसे ज़िले हैं जो कि जिनमें कि डेवलपमेंट बहुत कम है, जिनमें कि विकास बहुत कम है, जहाँ पर कि हम आप नहीं कह सकते कि पूरी सुविधा उपलब्ध हो सकेगी। तो हमें क्या करना चाहिए कि ये जो ऑनलाइन टेस्टिंग को मजबूत बनाने के लिए ऐसे ज़िले जो कि पिछड़े हुए हैं, जहाँ पर कि पर्याप्त इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उपलब्ध नहीं कराया गया है, तो उसको जो है मजबूत किया जाना चाहिए ना, उस आधारभूत ढांचे को मजबूत किए जाने की आवश्यकता है। दीज आर लॉडेबल ऑब्जेक्टिव्स। तो कुल मिला के ये जो भी प्रावधान हम करने जा रहे हैं, जो भी सुधार हम करने जा रहे हैं, जो भी हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो भी हमारे उद्देश्य हैं, वे प्रशंसनीय हैं। दीज आर लॉडेबल ऑब्जेक्टिव्स। लॉडेबल का मतलब हो गया प्रशंसनीय, ऑब्जेक्टिव्स का मतलब हो गया आपके गोल क्या है, आपके उद्देश्य क्या है। तो भाई ये जो भी हमारे प्लान है ये निश्चित रूप से प्रशंसनीय है। बट इट इज़ रिलेवेंट, लेकिन यह बात भी बहुत संगत है। बट इट रिलेवेंट टू पॉइंट आउट। पॉइंट आउट का मतलब होता है खास करके किसी चीज़ की ओर इशारा करना, है ना, इस बात का उल्लेख करना, है ना। बट इट इज़ रिलेवेंट टू पॉइंट आउट दैट एज ए शेयर ऑफ द ऑर्गेनाइज्ड वर्कफोर्स सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट अपीयर्स टू बी डिक्लाइनिंग। एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि भाई अगर हम केंद्र सरकार के द्वारा जो रोजगार प्रदान किया जा रहा है ना उसमें लगातार कमी आ रही है, ये हम देख रहे हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट, कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो एम्प्लॉयमेंट दिया जा रहा है, अपीयर्स ऐसा प्रतीत होता है टू बी डिक्लाइनिंग। डिक्लाइनिंग का मतलब है भाई उसमें जो है लगातार कमी आ रही है। इट इज़ रिलेवेंट टू पॉइंट आउट, कि इस बात का भी उल्लेख करना जो है उचित रहेगा एज ए शेयर ऑफ द ऑर्गेनाइज्ड वर्कफोर्स, कि अगर हम कंप्लीट, ऑर्गेनाइज्ड का मतलब है संगठित, वर्कफोर्स, कि भाई वर्कफोर्स का मतलब है काम करने वाले लोग, है ना, कि भाई अगर हम पूरे की पूरे जो भी सरकारी क्षेत्र में जो भी लोग ऑर्गेनाइज्ड तरीके से काम कर रहे हैं ना उनमें लगातार कमी हम देख रहे हैं। न्यू पोस्ट आर सैंक्शनड पीरियोडिकली, कि भाई नए पद, सैंक्शनड का मतलब है मंजूरी देना, पीरियोडिकली मतलब समय समय पर, टाइम टू टाइम, कि ठीक है नए पदों की भर्ती के लिए टाइम टू टाइम मंजूरी दी जाती है, लेकिन फिर भी बट ए लार्ज नंबर ऑफ वैकेंसीज रिमेन अनफिल्ड, लेकिन फिर भी एक बड़ी संख्या में जो वैकेंसीज होती हैं, एक बड़े संख्या में जो पद हैं उनकी भर्ती अभी भी नहीं की जाती, रिमेन्स अनफिल्ड, यानी कि अभी भी सरकारी क्षेत्रों में कई ऐसे पद हैं जो कि खाली पड़े हुए हैं, ये एडिटोरियल कहना चाह रहा है। विद ग्रोइंग एम्फेसिस ऑन, देखो मैंने कहा ना आपको एम्फेसिस के साथ हम क्या करते हैं, ऑन प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। ये छोटी छोटी बातें हैं, इनको थोड़ा सा ध्यान देके पढ़ोगे ना आपको तो क्लोज टेस्ट में आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगी ये बातें ना। विथ ग्रोइंग, ग्रोइंग का मतलब है बढ़ता हुआ, कि भाई एक एम्फेसिस है, एक जोर जो है बार बार दिया जा रहा है, किस चीज़ पे जोर दिया जा रहा है, ट्रांसफरिंग कोर का मतलब है मूलभूत, रेलवे सर्विसेज टू द प्राइवेट सेक्टर। देखो लगातार ऐसी बातें हम देखने को मिल रहे हैं कि रेलवे जो है अपने आप को जो है
एक तरीके से क्या करना चाहता है, प्राइवेट सेक्टर को देना चाह रहा है ना, कि भाई रेलवे का जो भी मूलभूत काम है ना उसके लिए जो है प्रयास किए जा रहे हैं, इस बात पर जोर दिया जा रहा है कि भाई रेलवे को जो है प्राइवेट क्षेत्र को सौंप दिया जाए। तो इसके माध्यम से क्या होगा, देयर में बी फ्यूअर गवर्नमेंट जॉब्स ऑन ऑफर इन द फ्यूचर। अगर ऐसा होता है कि भाई रेलवे को प्राइवेट क्षेत्र को दे दिया जाता है, रेलवे के अधिकतम जो काम है ना वे अगर प्राइवेट क्षेत्र को सौंप दिए जाते हैं, तो फिर तो ना के बराबर, देयर में बी फ्यूअर, फ्यूअर का मतलब है बिल्कुल ना के बराबर। अगर यहाँ पे ए लगा देता ना इसके आगे तो इसका मतलब है कुछ, लेकिन यहाँ पे फ्यूअर, फ्यूअर का मतलब है ना के बराबर गवर्नमेंट जॉब्स ऑन ऑफर इन द फ्यूचर। तो इसके बाद में अगर रेलवे डिपार्टमेंट प्राइवेट क्षेत्र में चला जाता है तो फिर रेलवे में सरकारी नौकरियां न के बराबर रह जाएंगी। ये एडिटोरियल यहां तक बात करना चाहता है। आगे देखते हैं। मोर ओवर का मतलब है इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण जो बात है वो ये, जॉब्स अंडर द सेंटर, कि भाई केंद्र सरकार के अधीन जो जॉब्स हैं, प्रीडोमिनेंटली का मतलब है प्रमुखता से, इन द रेलवेज एंड डिफेंस सेक्टर, कि भाई केंद्र सरकार के दायरे में जो जॉब्स आती हैं वे जॉब्स जो है मुख्यतः रेलवे में और डिफेंस सेक्टर में ना, रक्षा क्षेत्र से संबंधित है ना। डिफेंस सेक्टर का मतलब है रक्षा क्षेत्र जो होता है ना हमारा। तो कुल मिला के केंद्र सरकार के अधीन जो जॉब है प्रमुखता से रेलवे से जुड़ी हुई जॉब और डिफेंस सेक्टर से जुड़ी हुई जॉब पूरी तरीके से केंद्र सरकार के कंट्रोल में है। कॉन्स्टिट्यूट, ये जो जॉब्स है ना यानी कि रेलवे की जॉब्स और डिफेंस सेक्टर की जॉब जो है निर्मित करती हैं, कॉन्स्टिट्यूट अराउंड 14% ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, कि भाई पूरा की पूरा जो सार्वजनिक रोजगार सरकार के द्वारा प्रदान किया जाता है उस पूरे सरकारी रोजगार में से 14% हिस्सा रेलवे डिपार्टमेंट के द्वारा और डिफेंस सेक्टर के द्वारा जो है निर्मित होता है। विद द रेस्ट फॉलिंग विद इन द परव्यू, परव्यू का मतलब होता है दायरा, है ना, दायरा क्षेत्र ऑफ स्टेट्स। इसके अलावा अन्य जो रोजगार है वह जो है किस दायरे में आता है, फाल का मतलब है गिरना, गिरने का मतलब है यहाँ पे इस दायरे में गिरता है वो, है ना, यानी कि राज्यों के क्षेत्र में आता है वो। विद इन विद द रेस्ट, यानी कि ठीक है 14% ये जो रोजगार है ये तो पूरी तरीके से केंद्र सरकार के हिस्से में चला गया, लेकिन बाकी जो रोजगार है वह विभिन्न राज्यों के दायरे में आता है। रिफॉर्म का मतलब है सुधार, मस्ट जरूरी है, रिफॉर्म मस्ट देयरफॉर इसलिए जरूरी है कि जो सुधार हैं हैव ए वाइडर रीच टू अचीव स्किल, कि भाई जो सुधार हमने किए हैं ना वर्तमान में CET के माध्यम से, है ना, जो सुधार हमने किए हैं तो जरूरी है कि इन सुधारों की जो पहुंच है वह बहुत व्यापक होनी चाहिए, है ना। हैव ए वाइडर रीच का मतलब एक व्यापक पहुंच, टू अचीव स्केल, कि भाई ये जो पैमाना है यानी कि ये जो बड़ा पैमाना हमने निर्धारित किया है ना इसको पाने के लिए पहुंच जो है हमारी वह बहुत व्यापक होनी चाहिए। रिक्रूटमेंट मस्ट बी मार्क्ड बाय वेल डिफाइंड प्रोसीजर, रिक्रूटमेंट कि भाई ये जो भर्ती की जाती है ना मस्ट बी मार्क्ड, इस भर्ती को चिन्हित किया जाना चाहिए बाय वेल डिफाइंड का मतलब वेल डिफाइंड प्रोसीजर्स, कि भाई भर्ती करने के दौरान जो प्रोसीजर अपनाया जाता है, जो प्रक्रिया अपनाई जाती है उस प्रक्रिया को बिल्कुल अच्छी तरीके से परिभाषित किया जाना चाहिए, यानी कि किसी भी तरह का डाउट, किसी भी तरह की धांधली रिक्रूटमेंट में नहीं होनी चाहिए। वाइड पब्लिसिटी, है ना, वाइड पब्लिसिटी का मतलब है कि भाई जब आप रिक्रूटमेंट करते हो तो उसकी पब्लिसिटी बहुत अच्छी तरीके से होना चाहिए, उसका जो है प्रचार प्रसार अच्छी तरीके से होना चाहिए, विज्ञापन अखबारों में पूरी तरीके से दिए जाने चाहिए, है ना, मतलब जिस तरह से भी लोगों को सूचना दी जा सकती है तो उस तरह से लोगों को सूचना दी जानी चाहिए ना, टीवी पे एडवर्टाइजमेंट दिए जाने चाहिए, तो पूरी तरीके से वाइड पब्लिसिटी की जानी चाहिए। एंड ओपन कॉम्पिटिशन, और खुली प्रतियोगिता होनी चाहिए, यानी कि जो भी व्यक्ति एलिजिबल है वह बिना किसी परेशानी के कंपटीशन में भाग ले सके। बिसाइड्स, इसके अलावा वर्चुअल का मतलब है ऑलमोस्ट, लगभग, एलिमिनेशन का मतलब है समाप्त कर देना, ऑफ डिस्क्रिशन। डिस्क्रिशन का मतलब क्या होता है, डिस्क्रिशन का मतलब होता है एक ऐसा व्यवहार जिसमें कि एक ऐसा व्यवहार जो कि मतलब बहुत ही सावधानी पूर्वक किया जाए, ऐसा व्यवहार जिसमें कि गोपनीयता को बरकरार रखा जाए, यानी कि जब आप एक ऐसा व्यवहार करते हो ना कि भाई आपकी बुद्धि के ऊपर निर्भर है आप क्या डिसीजन लेना चाहते हो, तो कुल मिला के इसका मतलब क्या हुआ, वर्चुअल एलिमिनेशन ऑफ डिस्क्रिशन, कि भाई इस तरह का व्यवहार है जिसमें कि गोपनीयता बरती जाती है उसको लगभग समाप्त किया जाना चाहिए, यानी कि पूरी की पूरी जो प्रक्रिया है वह ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। आगे देखते हैं। एज ए प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग टेस्ट, है ना,
एज ए प्रिलिमिनरी का मतलब हो गया प्राथमिक, स्क्रीनिंग टेस्ट का मतलब हो गया एक तरीके से परीक्षण प्रक्रिया, है ना, कि भाई एक तरीके से ये जो CET कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा ना, इसको क्या मानेंगे, जिसने CET फाइट कर लिया उसका मतलब है कि वह जो है प्राथमिक रूप से जो है एक तरीके से सिलेक्ट हो गया है वह मेन एग्जाम के लिए। तो एज ए प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग टेस्ट द NRA कैन पोटेंशियली का मतलब है संभावित रूप से, कट डिलेस का मतलब है देरी, कि भाई वर्तमान में ये जो सरकारी नौकरियां होती हैं इनमें जो देरी हमें देखने को मिलती है ना, तो जब एक जो है कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा तो उसके माध्यम से ऐसी संभावना बनती है कि संभावित रूप से ये जो देरी होती है ना भर्ती प्रक्रिया में, उस देरी में कमी आएगी, है ना, कि भाई उसमें कमी आएगी। विच आर ए फैमिलियर का मतलब है चिर परिचित, जाना पहचाना, फैमिलियर फीचर विथ गवर्नमेंट, जो कि अभी हाल ही में सरकार का एक मतलब फीचर है, एक क्वालिटी है ना। विच आर ए फैमिलियर फीचर विथ गवर्नमेंट, ये मतलब सरकार की एक विशेषता है कि सरकार के द्वारा जो भी एग्जाम्स कंडक्ट की जाती है ना उनमें हमें देरी देखने को मिलती है, लेकिन जब सिर्फ एक टेस्ट और विभिन्न परीक्षाओं के लिए आयोजित किया जाएगा तो इस बात की पूरी संभावना बनती है कि ये जो देरी होती है प्रक्रिया में, भर्ती प्रक्रिया में, उस देरी में कमी आएगी। और क्या होगा इस प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग टेस्ट के माध्यम से, बूस्ट का मतलब है किसी चीज को सपोर्ट मिलना, है ना, किसी चीज में बढ़ोतरी होना। बूस्ट ट्रांसपेरेंसी, कि भाई पारदर्शिता में बढ़ोतरी होगी, पारदर्शिता को सपोर्ट मिलेगा। एंड इनेबल का मतलब है योग्य बनाना, किसी चीज को सक्षम बनाना। वाइडर एक्सेस का मतलब है पहुंच, और ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में जो है, यानी कि एक तरीके से ये जो एग्जाम होगा ना, इस एग्जाम्स के माध्यम से जो है पहुंच ज्यादा जो है बढ़ेगी, है ना। एंड इनेबल, कि भाई इस एग्जाम्स के माध्यम से जो है एक तरीके से सरकार जो है सक्षम बनेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। एंड इनेबल वाइडर एक्सेस, तो ट्रांसपेरेंसी को बढ़ावा मिलेगा, ज़्यादा लोगों तक पहुंच हो पाएगी। इसके अलावा ये जो सरकार की प्रक्रिया है ना लोगों को भर्ती करने की, जिसमें कि ज़्यादातर हमें डिले देखने को मिलता है, उस डिले में कमी आएगी। द एंटायर प्रोसेस, एंटायर का मतलब है कंप्लीट, कि भाई ये जो पूरी की पूरी प्रक्रिया है ऑफ कैंडिडेट सिलेक्शन, कि कैंडिडेट को सिलेक्ट करने की ये जो पूरी की पूरी प्रक्रिया है, मस्ट बी अ मॉडल, यह एक मॉडल होनी चाहिए। मॉडल का मतलब है एक आदर्श, यानी कि ये जो प्रक्रिया पूरी की पूरी कंडक्ट की जाएगी ना, इस पूरी की पूरी प्रक्रिया में किसी भी तरह की कोई धांधली नहीं होनी चाहिए। ये पूरी की पूरी प्रक्रिया एकदम टाइम पे कंडक्ट होनी चाहिए, है ना, लोगों को जो है किसी भी तरह की परेशानी नहीं होनी चाहिए। कुल मिला के ये जो एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा यह एक आदर्श एग्जाम होना चाहिए। रेजिंग द बार, रेज का मतलब है उठाना, रेजिंग द बार का मतलब क्या होता है, रेजिंग द बार का मतलब होता है स्टैंडर्ड को उठाना, यानी कि लेवल को ऊंचा उठाना। रेजिंग द बार ऑन स्पीड, कुल मिला के इस एग्जाम्स के माध्यम से जो है ना एक स्टैंडर्ड ऊपर उठना चाहिए, है ना, स्पीड में जो है तेजी आनी चाहिए। एफिशिएंसी, कुशलता में बढ़ोतरी होनी चाहिए, एफिशिएंसी का मतलब हो गया कुशलता। इंटीग्रिटी का मतलब है एक तरीके से ईमानदारी, है ना, एक तरीके से सच्चाई, है ना, उसको कह सकते हो आप, है ना, कि एक तरीके से हम कह सकते हैं कि भाई प्रामाणिकता, इंटीग्रिटी को आप कह सकते हो प्रामाणिकता, कि भाई ये जो एग्जाम है पूरी की पूरी तरह से प्रामाणिकता से भरी हुई होनी चाहिए, कुशलता बढ़नी चाहिए, हमारी स्पीड बढ़नी चाहिए। कुल मिला के हमारा ओवरऑल जो भर्ती करने की प्रक्रिया का लेवल है उस लेवल में सुधार इस एग्जाम के माध्यम से दिखाई देना चाहिए।